नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सब्बसाहूणम। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण, और ये प्रथम प्रकरण अर्थात संस्कृत भाषा सीखना है तो उसमें जरूरी है कि वर्ण विचार यानी वर्णों का जानना। तो वही वर्ण विचार हम लोग देख रहे थे, तब वर्ण विचार का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं कि वर्ण संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के हैं। संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार, वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर को कितने विभाग से विभाजित किया गया है? 2 विभाग से। कौन से? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यानी हम लोग देखे थे कि स्वयं शोभन्ते राजन्ते वा इति स्वराः, यानी जो खुद शोभायमान हो, यानी जो खुद शोभायमान हो उसे ही स्वर कहा गया है, अर्थात जिसका स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो कि वो आधा है, अभी व्यंजन की व्याख्या भी देखना बाकी है कि व्यंजन किसे कहते हैं, वो भी देखेंगे। तो ऐसे स्वर वर्ण जो है, ऐसे कुल स्वर वर्ण कितने हैं? 14। ये 14 प्रकार के स्वर है। कौन कौन से? अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ, ह्रस्वरु दीर्घलरु, ए, ऐ, ओ, औ, यानी अ से लेकर औ तक ये स्वर है। और ऐसे स्वर यानी कुल मिलाकर 14 प्रकार के स्वर। और इन्हीं 14 प्रकार के स्वर को हम 2 विभाग से विभाजित किए थे, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। इन 14 स्वरों में ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो ह्रस्व स्वर है 5 और दीर्घ स्वर वह है 9। ह्रस्व स्वर हम लोग देखे थे जिस स्वर के उच्चारण में अल्प मात्रा लगता है, यानी अल्प समय लगता है, जो सामान्यतः से सहजता पूर्वक जिसके उच्चारण किया जा सके, वह स्वर ह्रस्व स्वर, यानी उसे लघु भी बोला जाता है, ऐसे लघु स्वर भी बोला जाता है, ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है। तो ऐसे ह्रस्व ये 5 है, और दीर्घ जिस स्वर को बोलने के लिए थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उसे दीर्घ करना पड़े, अर्थात थोड़ा सा उसे लंबा करना, थोड़ा सा खींचना पड़े, वैसे स्वर दीर्घ स्वर। और ऐसे दीर्घ स्वर कितने हैं? तो ऐसे दीर्घ स्वर 9 है। इन 14 स्वरों में हम देखे थे कि 14 स्वरों में जिनके 2-2 जोड़ी यानी जिनके जोड़ी हैं उसको किस नाम से, किस सांकेतिक नाम से बुलाया जाता है? या तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। यानी जो 2-2 अर्थात अ और आ, ये क्या होगा? अवर्ण। ह्रस्वई और दीर्घई ये क्या होगा? ई वर्ण। ह्रस्व और दीर्घऊ ये क्या होगा? ये होगा उ वर्ण। ह्रस्वरु और दीर्घरु ये रु वर्ण। ह्रस्वलरु और दीर्घलरु ये लृ वर्ण। अर्थात जिसका जोड़ी हो, जो परस्पर ये समान हो,
और उसी परस्पर समान वाले को ही हम वर्ण कहते हैं। यानी जो सजातीय स्वरों की जो जोड़ी है, चलो करो, तो सजातीय स्वर जो है, इन स्वजातीय स्वरों का, ऐसे स्वजातीय स्वरों का यहां पर जो है कि स्वजातीय स्वरों का मिलान या तो फिर स्वजातीय स्वरों का जो संयोजन, जो जोड़ी, उस जोड़ी को ही हम क्या कहते हैं कि उस जोड़ी को ही यहां पर वर्ण के नाम से जाना जाता है। और ऐसे वर्ण कितने हैं? तो ऐसे वर्ण 5 वर्ण। कौन कौन से? जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये पांचों वर्ण जो है वो 5 वर्ण कौन से हैं? तो 5 वर्ण अगर देखा जाए तो वो वर्ण, ये 5 वर्ण है कि अ से लेकर दीर्घ तक, यानी जिसके प्रथम अक्षर वो उस वर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, लृ वर्ण। यहां वर्ण का अर्थ अक्षर नहीं है, यहां वर्ण का अर्थ करना है कि जोड़ी। इन जोड़ी जो है, इन जोड़ी को ही वर्ण कहा। जोड़ी अर्थात उसका जो संयोजन। कैसे? तो सजातीय, अपने जाति का होना चाहिए। जैसे अवर्ण, इसमें अ और आ आएगा, लेकिन अवर्ण और ई वर्ण ये सजातीय नहीं है, ये बीजातीय है। बीजातीय मतलब अपने जाति को छोड़कर है। अ और आ ये सजातीय है। ई और ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये सजातीय है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ ये सजातीय है। लेकिन अ और ह्रस्व ई ये समान तो हैं, लेकिन परस्पर समान नहीं। वो आगे हम लोग वो भी देखेंगे। ये समान तो हैं लेकिन क्या नहीं है? तो समान है लेकिन यहां पर परस्पर जो है कि परस्पर वो समान नहीं है। वो परस्पर समान क्या है वो भी देखें। तो ऐसे इन 10 का हुआ, 2-2 करके अगर 5 की जोड़ी हो, अर्थात एक जोड़ी में 2, तो ऐसे 5 वर्ण मिला तो कुल स्वर यहां पर 10 हुआ। और अंतिम 4, जो अंतिम 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, वो अंतिम 4 जो है, वो अंतिम 4 किस प्रकार से? तो वह अंतिम 4 अर्थात यहां से लेकर यहां तक, ये 4 जो है, इन चारों को कार के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिसमें कार हो वह सिर्फ सिंगल सिंगल ही आएगा, अकेले अकेले, वो स्वयं अकेले ही है। तो एकार, उसके कोई स्वजातीय जोड़ी नहीं है। ऐकार, औकार, तो एकार, ऐकार, ओकार, औकार, तो ये 4 को कार के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं 4 को, ये जो इन्हीं 4 को और एक नाम से जाना जाता है, जो कि कल हम लोग देखे थे। इन्हीं 4 को किस नाम से जाना जाता है? संध्यक्षर। क्यों? क्योंकि ये 4 की, इन 4 वर्णों की, यत ये 4 अक्षर की उत्पत्ति संधि से हुआ है। किससे बना है? तो संधि से बना है, इसीलिए इन 4 को संध्यक्षर के नाम से जाना जाता है। यानी संधि से बना हुआ अक्षर, इसीलिए संध्यक्षर। जो कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। ए बना, ए कैसे बना? अवर्ण और उसके बाद ई वर्ण, और दोनों वर्ण का संयोजन, दोनों वर्णों का मिलना और मिलकर एक जो विकार उत्पन्न हुआ, वही तो संधि है। जो विकार उत्पन्न हुआ है उसी को संधि कहा जाता है। और वो विकार स्वरूप में क्या आया कि दोनों मिलकर ए बना। अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर ए, अर्थात ए बनने में कारण कितने हैं? तो कारण 4 कारण है। कौन से? तो फर्स्ट यानी प्रथम नंबर, अ प्लस ह्रस्व ई, तो भी ए बनता है। आ प्लस ह्रस्व ई, तो भी ए बनता है। अ प्लस दीर्घ ई, तो भी ए बनता है। आ प्लस दीर्घ ई, तो भी ए बनता है। अर्थात ए बनने में कारण कितना है? तो ए बनने में कारण 4 कारण है। उसी प्रकार ओ बनने में भी 4 कारण है। कौन से? अवर्ण और उ वर्ण, ये दोनों मिले, दोनों का संयोजन हो तो फिर वहां पर ओ बनता है। अर्थात
अ प्लस ह्रस्व उ तो क्या बनेगा? ओ। आ प्लस ह्रस्व उ तो भी ओ। अ प्लस दीर्घ उ तो भी ओ। और आ प्लस दीर्घ उ तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। इसके लिए भी 4 कारण। अब बीच वाला 2 रह गया, ये छूट गया, ए और ओ, इनमें भी 4 कारण है। कौन से? तो अ प्लस ए तो भी क्या बनता है? तो भी बनता है ऐ। आ प्लस ए तो भी बनेगा ऐ। अ प्लस ऐ तो भी बनेगा ऐ। और आ प्लस ऐ तो भी बनेगा ऐ। उसी प्रकार ओ जो है, ओ के लिए भी 4 कारण। अ प्लस ओ तो भी बनेगा ओ। आ प्लस ओ तो भी बनेगा ओ। और अ प्लस ओ तो भी दोनों संयुक्त होकर ओ ही बनेगा। और आ प्लस ओ तो भी संयुक्त होकर वो भी ओ ही बनेगा। इसीलिए ये चारों 4 जो है, ये चारों 4 संधि से बना है, अर्थात संधि से बनने के कारण इन 4 को संधि अक्षर के नाम से जाना जाता है। और क्या है इन स्वरों में विशेषता? और इन स्वरों में और विशेषता ये है कि ये स्वर जो है, इनमें जो ऐसे 14 स्वर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन 14 स्वरों को इस प्रकार से एक के सांकेतिक है कि नामी किसे कहते हैं? तो नामी जो है वो नामी है क्या? नामी किसे कहते हैं? तो नामी के लिए भी एक सांकेतिक है कि अवर्ण छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी कहा जाता है। अब बोलिए अवर्ण में क्या क्या आता है? अवर्ण में क्या क्या आता है? अ और आ। तो फिर यहां पर व्याख्या किए, तब व्याख्या क्या किया गया कि अवर्ण छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी कहा गया है। यानी नामी स्वर कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि कुल स्वर माइनस अवर्ण, तो कुल स्वर कितने हैं? 14। उनमें से अवर्ण को बाद करेंगे तो फिर कितना होगा? 12। यानी इन 12 स्वरों को नामी कहा जाता है। यानी अवर्ण छोड़कर, देखिए क्या बोला गया कि अवर्ण सिवाय ह्रस्व ई से लेकर औ तक के स्वरों को क्या कहा गया है? नामी कहते हैं। इसको नामी के नाम से हम जानेंगे। अवर्ण को छोड़कर, अगर वर्ण जब बोला गया था तब हमें पता है कि वर्ण बोलने से क्या आता है। अवर्ण अगर बोलेंगे तो क्या क्या आएगा? अ और आ। इन दोनों को छोड़कर, यानी इन दोनों के सिवाय, ये अवर्ण सिवाय बाकी के जो स्वर हैं, बाकी के स्वर कौन कौन से स्वर हैं बाकी के? तो बाकी रहे हुए स्वर यानी ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व रु दीर्घ रु, ह्रस्व रु दीर्घल रु, ए ऐ ओ और ओ, ये 12 स्वर जो हैं, इन 12 स्वरों के समुदाय अथवा इन 12 स्वरों के ग्रुप, इन्हीं ग्रुप का नाम है नामी। क्लियर हो गया सभी को नामी का? अब देखिए, अब इन्हीं से मैं यहां पर कुछ प्रश्न पूछूंगा, जैसे कि ये तो नामी, तो ये तो कहा गया है, क्या नामी कहा? अवर्ण को छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी कहा गया है। अब एक प्रश्न यहां पर, इनमें से ह्रस्व नामी स्वर कितने हैं? नामी स्वर तो 12 हैं, लेकिन ह्रस्व नामी स्वर कितने? 4। सही है, ह्रस्व नामी स्वर कितने? 4। अब क्योंकि ह्रस्व कितने हैं? ह्रस्व 5 है, सही है, लेकिन उसमें से ह्रस्व के साथ साथ नामी भी होना चाहिए। तो ह्रस्व के साथ नामी होना चाहिए, ऐसे स्वर कितने हैं? तो 4 ही है। कौन 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 से आएगा? तो ई से लेकर कहां तक? ई से लेकर लू तक। लेकिन अ नहीं आएगा। अ क्यों नहीं आएगा? अ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अ ह्रस्व तो है लेकिन नामी नहीं है। ह्रस्व है
नामी नहीं है, क्योंकि वह अनामी है। जो नामी नहीं है उसे अनामी बोला जाता है। वह ह्रस्व नामी, ये क्या है, ये जो ह्रस्व है लेकिन नामी नहीं है। इसीलिए को छोड़कर बाकी जो है कि बाकी 4 स्वरों को, बाकी 4 ह्रस्व को नामी स्वर यानी ह्रस्व नामी स्वर 4। तो फिर दीर्घ नामी स्वर कितना होगा? कितने होंगे दीर्घ नामी स्वर? 8 होगा, सही है। तो फिर दीर्घ नामी स्वर, कुल दीर्घ नामी स्वर 8 होगा। अब यहां पर चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्या है? तो और एक है कि समान। तो समान किसे कहते हैं? तो समान जो है कि अ से लेकर, ये अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को समान कहा गया है। कहां से कहां तक? अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को समान कहा गया। अर्थात जहां जिसके जिसके स्वजातीय वर्ण हो, स्वजातीय अक्षर हो, उसे समान कहा जाता है। और तो स्वजातीय अक्षर कहां तक है? दीर्घ रु तक ही है ना। बाकी में स्वजातीय है नहीं है। तो जहां तक स्वजातीय अक्षर हो वहां तक उसे क्या कहा गया? उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहां पर समान के नाम से जाना जाता है। तो समान कितने होंगे? 10 समान होगा, सही है। अ से लेकर दीर्घ रु तक, तो अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वर की संख्या 10। यानी कौन कौन से? अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वउ, दीर्घउ, ह्रस्वरु, दीर्घरु, ह्रस्वलरु, दीर्घलरु, और इसी तरह कितने? तो अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को समान कहा गया है। तो ऐसे समान है, तो इसमें भी ह्रस्व समान भी 5 है और दीर्घ समान भी 5 है, क्योंकि ये ह्रस्व में भी 5 और दीर्घ में भी 5। अब प्रश्न इसी तरह से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ह्रस्व नामी समान कितने हैं? तो इसका जवाब भी 4 ही आएगा। ह्रस्व भी हो और नामी भी हो, ऐसे समान कितने हुए? 4 ही आएगा, क्योंकि समान तो ऐसे ह्रस्व समान तो 5 है, लेकिन नामी जोड़ दिए साथ में, इसलिए 4 आएगा, अ निकल जाएगा। उसी प्रकार दीर्घ समान कितने हैं? तो दीर्घ समान कितने हैं? जो दीर्घ भी हो और समान भी हो, ऐसे कितने हैं? 5। कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन दीर्घ नामी समान बोला जाए, दीर्घ नामी समान बोला जाए तब कितना आएगा? तब आएगा 4। बंद कर दो। तब दीर्घ नामी समान अगर बोला जाए तब आएगा 4। तो इस प्रकार ये समान अर्थात अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को ऐसे समान बोला गया, तो समान की संख्या 10 है। तो वो भी देख लेंगे, अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को समान कहा जाता है। अब प्रवेश करते हैं व्यंजन में। यहां तक हमें स्वर यहां तक समझ लेना चाहिए। स्वर के ये स्वर कौन कौन से? फिर से एक बार स्वर का हम यहां पर देख लेते हैं कि स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 9 है। इनमें से वर्ण कितने हैं समान में? तो 5। ऐसे स्वरों में वर्ण 5 वर्ण है। अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण, ऐसे 5 वर्ण है। उसके बाद हम क्या देखें कि ये इसमें समान, तो समान कितने? तो समान 10 है। अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को समान कहा गया। नामी स्वर, तो नामी स्वर कितने हैं? तो नामी स्वर 12 है। अवर्ण को छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी स्वर कहा जाता है। आगे अब देखेंगे, कहीं कहीं ऐसे भी हमें देखने मिलता है कि अम और अह, ये तो यहां पर संस्कृत में तो दिखाई ही नहीं दिया गया। अम और अह कहीं आया ही नहीं। क्या वो स्वर में गिनती नहीं की जाती है? नहीं, उसकी गिनती स्वर में नहीं है। उसकी गिनती ना तो संपूर्ण व्यंजन में है ना तो संपूर्ण स्वर में है। वो स्वर और व्यंजन से मिलकर अक्षर बना है अम अह। ये इसलिए यहां पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये अक्षर जो ह्रस्व ऐसे स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण और मात्र 14 स्वर वर्ण। अब प्रवेश करते हैं कि व्यंजन। तब व्यंजन किसे कहते हैं? तब व्यंजन के लिए व्याख्या है। देखिए व्यंजन के लिए व्याख्या क्या किया गया है
व्यज्यते अर्थात प्रकटीक्रियते, अर्थ यानी व्यज्यते प्रकटीक्रियते वा अर्थ अनेन इति व्यंजनम, अर्थात जिससे अर्थ के स्पष्ट प्रकट हों उसे ही व्यंजन कहते हैं। जिससे अर्थ के स्पष्ट रूप से प्रकट हों, अर्थ जो है कि वह अर्थ स्पष्ट रूप से पता चले, प्रकट हों, उसे ही व्यंजन कहते हैं। सिर्फ अ लिखने से कुछ पता नहीं चलता है, आ लिखने से कुछ पता नहीं चलता है, ई लिखने से कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मैं क्या लिखता हूं, क्या लिखा गया है, कमल, ये कमल लिखा गया है। क्या इसमें मात्र और मात्र स्वर है यहां पर, या मात्र व्यंजन है यहां पर? दोनों है। एकमात्र स्वर से भी हमें अर्थ पता नहीं चलता है, एकमात्र ऐसे, अर्थात मान लीजिए यहां पर ये व्यंजन नहीं होता तो कमल का अर्थ हम कमल समझ पाते? नहीं पाते। यानी जब क म और ल, लेकिन ये क जो है ना, क संपूर्ण है, अर्थात क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ है। यानी इसी कमल को क्या करेंगे, तो इसका विश्लेषण करेंगे तो इस प्रकार क प्लस अ यानी क हुआ। उसी प्रकार म प्लस अ क्या होगा, म होगा। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे कि ल प्लस अ क्या होगा, ये ल होगा। तो इसी प्रकार यहां पर देखा जाए क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ करेंगे तो फिर क्या होगा, वहां पर कमल बनेगा। एकमात्र अगर यहां पर स्वर अगर दिया जाए, स्वर अगर लिया जाए तो स्वर से अर्थ का प्रकट होता है, अगर व्यंजन ना हो तो नहीं होता है। अर्थात व्यंजन के साथ यहां पर अगर देखें कि व्यंजन ही क्या करते हैं, अर्थ का प्रकट करता है, अर्थ को यह प्रकटीभूत करता है। उसे ही अर्थात जिससे अर्थ का प्रकट हो, अर्थ पता चले, उसे ही व्यंजन कहते हैं। और ऐसे व्यंजन अगर देखा जाए तो ऐसे व्यंजन कितने हैं, तो ऐसे व्यंजन अगर देखा जाए, वो व्यंजन ऐसे व्यंजन कितने मिलेगा देखने हमें, तो 33 कितना मिलेगा यहां पर, तो 33 जो है, ये 33 व्यंजन है। कौन कौन से 33 व्यंजन है, तो यहां पर हम देखेंगे तो एक साइड से यहां पर अगर हम देखते जाएं कि 33 जो व्यंजन है, उन 33 व्यंजनों में कौन कौन सा 33 है, तो यहां से लेकर यहां तक के सारे क्या है, ये व्यंजन है। कौन कौन से, तो एक लाइन में आप देखोगे कि एक लाइन में 5 यहां पर दिया गया है। कितना दिया गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे कितना है, 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जो है कि ये जो 5 है, ये सी 5 का हमें 5 लाइन बनाना है। कितना, 5। जैसे क की लाइन, चौ की लाइन, फिर टॉ की लाइन, तौ की लाइन और पौ की लाइन। यहां पर अगर देखें कि 5 का इस प्रकार 5 का ऐसे 5 लाइन बनाएंगे तो फिर कितना होगा, 5 × 5 बराबर 25, ये 25 हो गया। उसके बाद जो 2 लाइन है उसमें 4 लेना है, उसमें 4 ही लेना है। तो 4 और 4 कर देंगे तो फिर कितना होगा, 8, और कुल मिलाकर यहां पर कर देंगे तो फिर कितना होगा, तो 33। इस प्रकार कितने व्यंजन, तो इस प्रकार 33 जो है कि ये 33 ये व्यंजन के स्वरूप। और ये हर एक व्यंजन में अगर देखा जाए तो हर एक व्यंजन में यहां पर देखेंगे कि हर एक व्यंजन आधा है। किस प्रकार से है, तो हर एक व्यंजन अगर देखा जाए वो हर एक व्यंजन यहां पर
आधा आधा अपूर्ण अवस्था में है, जिसलिए उसका निशानी के स्वरूप में एक हलंत लगाया गया है। क के नीचे ये जो लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हलंत बोला जाता है। क के नीचे वाला लाइन जो है उसे हलंत बोला जाए, ये हलंत है। यानी ये क का हलंत, यानी आधा क, ख, ग, घ और ग। उसी प्रकार च, छ, ज, झ, य। उसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आधा के उच्चारण जिसको थोड़ा सा जोर देकर बोलना पड़ता है। ये कितने हुए? ये 5 5 यानी 25 अक्षर। और इन्हीं जैसे कि हम लोग देखे थे कि दो दो वर्णों की जोड़ी उसे हम वर्ण के नाम से जानते थे, तो यहां पर इसके इस साइड में देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है? वर्ग। तो वर्ग का मतलब जिसमें 5 5 व्यंजनों का समूह हो, व्यंजनों का ग्रुप हो, 5 5 व्यंजन का समूह यानी 5 5 व्यंजनों का जो एक ग्रुप, उसी ग्रुप का नाम है यहां पर वर्ग। यानी 5 5 व्यंजन जिसमें हो उसे वर्ग बोला जाता है। तो ऐसे वर्ग कितने होंगे? तो देखिए कितने का 5 5 है, कितने का 5 5 ऐसे जोड़ी है? 5 है। तो फिर वर्ग कितने हुए? तो वर्ग कितने हुए? 5 वर्ग। 25 वर्ग नहीं, वर्ग तो कितने होंगे? तो वर्ग सिर्फ 5 ही होगा, 5 ही होगा। कौन कौन से वर्ग? तो वर्ग जो है उसका व्यंजन का प्रथम अक्षर उस वर्ग के नाम से जाना जाएगा। यानी प्रथम अक्षर को उस वर्ग के नाम से जाना जाएगा। अगर क वर्ग बोले तो उसमें क्या क्या आएगा? क ख ग घ ग। च वर्ग बोला जाए तो च छ ज झ य। ट वर्ग बोला जाए ट ठ ड ढ ण। त वर्ग बोला जाए त थ द ध न। प वर्ग बोला जाए प फ ब भ म। लेकिन जिसमें 5 नहीं है उसे वर्ग नहीं कहते हैं। नीचे वाला में कितना है? 5 है? नहीं है। उसमें कितने कितने हैं? उसमें 4 4 है, और 4 4 होने के कारण उसे वर्ग नहीं कहा जाता है। यानी 5 5 व्यंजनों का समूह को ही क्या माना गया है? उसे ही वर्ग माना गया, या तो उसे ही वर्ग कहा गया है। तो ऐसे वर्ग 5 है। और इसको याद रखने के लिए सिर्फ ये लाइन याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। ये लाइन याद रखना है। कहां? यहां तक। क्या बोलना है? इस लाइन को याद रख लीजिए। अब कचट तप वर्गाः याद रह जाएगा। कचट तप वर्गाः कौन से? तो ये 5 वर्ग है। कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आ गया। ये 5 वर्ग है। यानी वर्ग की ये 5 पहला अक्षर, और अंतिम अक्षर भी याद रख लीजिए। अंतिम अक्षर याद रखने के लिए गायण नाम क्या आएगा? गायण नाम अंतिम अक्षर, यानी गण या नाम, यानी ग या ण न और म ये वर्ग के अंतिम अक्षर होगा। प्रथम अक्षर में क, अंतिम अक्षर में ग, प्रथम अक्षर में च, अंतिम अक्षर य, प्रथम अक्षर ट, अंतिम अक्षर ण, प्रथम अक्षर त, अंतिम अक्षर न, प्रथम अक्षर प और अंतिम अक्षर म। ये अगर याद इधर रख लिया जाए तो फिर बीच में तो वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग ये क अगर हम याद किए हैं तो बीच में कौन कौन से रहेगा? फिर ग घ, यानी ग यानी ख ग घ, छ ज झ, फिर आएगा थ ड ढ, फिर आएगा थ ध ध, और फिर आएगा फ ब भ। बाकी ये 5 का टोटल हो गया। तो ये जो 25 है, इन 25 को ही स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन 25 के ग्रुप जो है, इन 25 के ग्रुप यानी 5 वर्गों का कुल वर्ण जितने हुए, कुल व्यंजन जितने हुए, उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। बाकी का व्यंजनों हम नेक्स्ट क्लास से विशेष रूप से जानेंगे।